नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 28 शल्य हरण विधि अध्याय। इसमें हम शल्य के बारे में पढ़ेंगे कि शल्य की गतियाँ कितनी होती हैं और जो शल्य शरीर में जला जाता है अंतः शल्य का लक्षण क्या होता है और शल्य का मतलब कि उसको कैसे निकालना है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि शल्य की जो गति होती है वो 5 होती हैं। क्वेश्चन ये आता है कि शल्य की गतियाँ कितनी होती हैं। शल्य की गतियाँ होती हैं 5। 5 कौन सी हैं? वक्र, ऋजु, तिर्यक, ऊर्ध्व, अधः। ठीक है, तो 3 तो आप वैसे ही लर्न कर लेंगे, ऊपर नीचे और तिर्यक, ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक। 2 आपको एडिशनली लर्न करनी है, वक्र और ऋजु। अंतः शल्य के लक्षण क्या होते हैं, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई शल्य चला जाता है, फॉरेन बॉडी पार्टिकल चला जाता है, ठीक है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट थे, उनको चोट लग गई। वो छोटा बच्चा था, तो उनको क्या हुआ था कि वो गिर गया कहीं पे और वहाँ पे एक कांच का टुकड़ा पड़ा था। वो कांच का टुकड़ा उसके बैक में ग्लूटियल एरिया में, मतलब कि हिप्स में चला गया। तो कुछ देर बाद क्या हुआ, क्योंकि वो कांच का टुकड़ा बिल्कुल अंदर तक चला गया और बाहर से ब्लीडिंग हो रही थी। एंड उन्होंने क्या किया कि ऊपर से बैंडेज कर दी कि ब्लीडिंग तो हो रही है अंदर, तो उनको पता नहीं चला कि कांच का टुकड़ा अंदर चला जा चुका है। ठीक है, तो बाहर से उन्होंने बैंडेज करवा ली कहीं लोकल क्लिनिक से। उसके बाद क्या हुआ कि उस बच्चे को पेन जो है सारी रात होता रहा और सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रही बैंडेज करने के बाद भी और लोकल ऑइंटमेंट क्रीम वगैरह लगाने के बाद भी। ठीक है, फिर उनको शक हुआ कि अंदर कोई प्रॉब्लम है जो ब्लीडिंग हो रही है। इन्फ्लेमेशन बढ़ गई, ब्लीडिंग होती रही, ठीक है, और पेन होता रहा। तो अंदर जो शल्य था, वो कांच का टुकड़ा था, वो एक इंडिकेशन दे रहा था, वो एक लक्षण था, साइन एंड सिम्टम्स दे रहा था कि वो अंदर है अभी। ठीक है, आप इसे ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। तो उन्होंने नेक्स्ट डे एक्सरे करवाया, तो उसमें प्रॉपर वो कांच का टुकड़ा जो है वो दिख रहा था और फिर उसकी एक माइनर सर्जरी करवाई गई जिससे उस कांच के टुकड़े को निकाल दिया गया। और वो कांच का टुकड़ा अच्छा खासा बड़ा था। ठीक है, वो अंदर काफ़ी नुकसान भी कर सकता था। तो यहाँ पे आपके काम आते हैं अंतः शल्य के लक्षण। ठीक है, क्योंकि लक्षण से ही उसके पेरेंट्स को पता चला कि अंदर कांच का टुकड़ा है। तो क्लिनिकली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप कोरिलेट करके देखें तो आपको ये चीज़ें याद भी रहती हैं। जैसे कि अंतःशल्य के लक्षण होते हैं कि शोफ होता है, रुजानवंतम, मतलब शोफ इन्फ्लामेशन, और रुजा होती है शाम, वो एरिया जो है ब्लूइश कलर का हो जाता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाता है उस एरिया का। ठीक है, स्त्रवंतम शोणितम, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ब्लीडिंग होती थी। ठीक है, उसको ब्लीडिंग हो रही थी, अंदर शल्य पड़ा था, अंदर अगर कांच का ग्लास का टुकड़ा पड़ा था। तो स्त्रवंतम शोणितम मुहु अभ्य उद्गतम बुद्बुद बुद्बुदवत पीटिकम उपचितम व्रणम मृदु मांसम, वहाँ का मांस जो है सॉफ्ट हो जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग कंटिन्यूसली रहती है, स्रवंतम शोणितम। और वहाँ पे पीटिकाएँ भी हो जाती हैं, छोटे छोटे इरप्शंस हो जाती हैं बुदबुद आकार की। फिर वहाँ पे मतलब वो एरिया थोड़ा सा ऊपर को उठ जाता है। फिर शोफ होता है, श्याम वर्ण का हो जाता है, श्याम शोफ रुजा आन्वतम स्त्रवंतम शोणितम मुहु अभ्युद्गतम बुद्बुदवत पीटिका उपचितम व्रणम। ठीक है, मृदु मांसम। अब त्वकगत शल्य जो होता है, त्वकगत शल्य में क्या होता है कि क्या लक्षण होते हैं। तो अगर त्वचा में शल्य है तो त्वचा में विवर्णता आ जाएगी और कठिनाई आ जाएगी। ठीक है, वहाँ की त्वचा जो है सॉफ्ट नहीं रहेगी, थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। कठिनायत एंड विवर्णता। मांसगत शल्य का क्या लक्षण होता है? जो मांसगत शल्य होता है वहाँ पे उसमें चोष है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जलने जैसी पीड़ा होती है, शोफ हो जाता है, पीड़न होता है, पाक हो जाता है। पेशीगत शल्य का क्या लक्षण होता है? ये मांसगत शल्य के समान ही होता है, लेकिन फ़र्क इतना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, कि मांसगत शल्य में शोफ होता है लेकिन पेशीगत शल्य में शोफ नहीं होता है। स्नायुगत शल्य का क्या लक्षण है? आक्षेप हो जाता है। ठीक है, आक्षेप होता है स्नायुगत शल्य में, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, सीजर्स वगैरह होते हैं स्नायुगत शल्य में। और सिरागत शल्य में सिरा आधमान होता है। ठीक है, मतलब सिराएं फूलने लगती हैं। और जिसको हम फ्लेबाइटिस भी कहते हैं। ठीक ठीक है, जब ब्लड वेन्स में इन्फ्लामेशन होती है। स्त्रोतों शल्य का क्या लक्षण है कि जैसे कि स्त्रोत जो होते हैं वो अपने कर्म में गुणहीन हो जाते हैं, मतलब कि उनकी वर्किंग जो फंक्शनिंग होती है वो बंद हो जाती है, स्वकर्म गुणहीन। ये स्त्रोतों का शल्य का लक्षण है। धमनीगत शल्य में क्या होता है कि फेन युक्त रक्तम उदीर्यति,
कि झागदार रक्त निकलता है। अस्थिगत शल्य का क्या लक्षण होता है? संघर्षो बलवान अस्थि रुजा, कि बहुत ज़्यादा पेन होती है। जहाँ पे अस्थि की बात आती है वहाँ पे पेन होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि अस्थि और वायु आश्रय आश्रय भाव है, ठीक है। तो संघर्षो बलवान है, अस्थिगत रुजा होती है। संधिगत शल्य का क्या लक्षण होता है? तो संधिगत शल्य में अस्थिगत के समान ही जो है लक्षण होते हैं। और चेष्टा निवृत्ति, मतलब कि संधियों के मूवमेंट में, चेष्टाओं में प्रॉब्लम्स आती हैं। कोष्ठगत शल्य में क्या होता है? ऑब्वियसली पेन, एब्डोमेन, आटोप, अनाहा, व्रण से अन्न मल मूत्र निकलना, ठीक है। मतलब कि अंदर शल्य जो है एक वूंड क्रिएट कर देगा, व्रण क्रिएट कर देगा, और वहाँ से मल मूत्र और अन्न निकलने लगता है। एक फिस्टुला या साइनस क्रिएट कर देगा और वहाँ से अलग से ही आपका अन्न और मलमूत्र निकलने लगता है। आटोप होता है, अनाहा होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो शल्य होता है अंदर पेन, इन्फ्लामेशन, ये सब चीज़ें होती हैं, ये आपने पढ़ा। अब त्वचा में अगर शल्य होगा तो त्वचा में विवर्णता और कठिनाई आ जाएगी। मांसगत शल्य में शोफ होता है, पेशीगत शल्य में शोफ नहीं होता। मांसगत शल्य में चोष, पीड़न, पाक भी होता है। बाकी पेशीगत शल्य में भी ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन पेशीगत शल्य में शोफ नहीं होता। स्नायुगत शल्य में आक्षेप होगा। सिरागत शल्य में सिराएं फूलने लगेंगी, सिरा आधमान। स्त्रोतोगत शल्य में स्वकर्म गुणहीनता। धमनीगत शल्य में फेन युक्त रक्तम उदीर्यति। अस्थिगत शल्य में अस्थि रुजा, संघर्ष बलवान। संधिगत शल्य में भी अस्थिगत शल्य के समान होता है। बस साथ में एक्स्ट्रा क्या है? चेष्टा निवृत्ति होती है। कोष्ठगत शल्य में आटोप होता है, अनाहा होता है, व्रण से अन्न मल मूत्र का निकलना। अब चिकित्सा में क्या है कि त्वचागत शल्य, अगर स्किन के नीचे शल्य पड़ा है तो हमने उस एरिया में अगर हम मर्दन करेंगे, मतलब कि मसाज करेंगे, तो वहाँ पे पेन होने लगेगी। त्वचा पर घी रखने पर वो घी पिघलने लगेगा, ठीक है, जिससे हम पता चलेगा कि त्वचा में एग्जैक्टली शल्य कहाँ पे पड़ा है, ठीक है। उस एरिया में अगर हम मसाज करेंगे तो मसाज से वेदना होगी, क्योंकि नीचे शल्य पड़ा हुआ है, वो चुभन सी करेगा। और वहाँ पे घी रखेंगे तो घी जो है मेल्ट हो जाएगा। मांस में अगर नष्ट शल्य, मतलब मांस के अंदर डीप इनसाइड द मांस, ठीक है, उसमें शल्य हो जाएगा तो वमन कर्षण द्वारा शल्य में शोभ और राग होना, ठीक है। वमन कराएंगे, कर्षण कराएंगे तो शल्य में मतलब चुभन सी होएगी, उस एरिया में रेडिशनेस जो है वो आने लगेगी, ठीक है। वमन और कर्षण से शल्य में शोभ और राग होना। संधिगत शल्य में क्या होगा कि संधियों की जब मूवमेंट होएगी तब शोभ और वेदना होगी, मतलब प्रसारण और आकुंचन में शोभ होगा। स्नायु में, सिरा धमनी में अगर शल्य होगा तो रथ में पेशेंट को घुमाएंगे, रथ में संक्रमण द्वारा संरंभ होने से पहचाना जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली रथ में घुमाएंगे तो जहाँ पे सिरा, स्नायु या धमनी, जिस धमनी में जहाँ पे एरिया में उसमें शल्य है तो वहाँ पे पेन होने लगेगी। तो सिंपल सी बात है कि त्वचा में शल्य होगा तो वहाँ पे मसाज करेंगे ऑयल से, या फिर वहाँ पे आप घी रखेंगे तो घी पिघलेगा, मसाज करने से, अभ्यंग करने से वहाँ पे पेन होगा। फिर मांस में अगर प्रनष्ट शल्य होगा तो वमन कराने से वहाँ पे राग और दाह रोग राग यानी कि रेडिशनेस और पेन, वेदना उत्पन्न होगी, शोभ उत्पन्न होगा। संधियों में, जॉइंट में अगर शल्य होगा तो प्रसारण और आकुंचन से शोभ होगा। स्नायु, सिरा, धमनी में रक्त से संक्रमण करने से शोभ होगा। व्रण आकृति से शल्य का ज्ञान, देखिए शल्य जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे वो व्रण बनाएगा तो उसकी आकृति से हमें शल्य का ज्ञान हो सकता है कि जैसे व्रण की आकृति वृत्त है, पृथु है, वृत्त मतलब गोल है, पृथु मतलब चपटा है, या चतुष्कोण है, या त्रिपुट है, तो यह व्रण की आकृति होने से शल्य की आकृति का ज्ञान होता है कि जैसा शल्य, जिस शेप का शल्य अंदर पड़ा है वो वूंड भी उसी शेप का बना देगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि इस शेप का शल्य अंदर है और हमें उसको निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में आसानी होगी। वृत्त है, पृथु है, चतुष्कोण है, त्रिपुट है, तो व्रण की आकृति के अकॉर्डिंग ही शल्य की आकृति होगी। अब शल्य निर्हरण के उपाय क्या हैं? देखिए इसमें शल्य निर्हरण के दो उपाय बताए हैं, एक है प्रतिलोम निर्हरण और एक है अनुलोम निर्हरण। मतलब कि शल्य जहाँ पे है, ठीक है, या तो उसको उसी रास्ते में आगे धकेल करके निकाल लो, या फिर उसको वापस पीछे की तरफ अपनी तरफ खींचो ताकि वो बाहर निकल जाए। प्रतिलोम है जब शल्य बहुत ज़्यादा दूर ना गया हो, ठीक है, इसको अर्वाचीन शल्य भी कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा दूर ना गया हो, पास ही है, तो उसको खींच के निकाल लो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अपनी डायरेक्शन में। अनुलोम होगा कि प्राचीन शल्य, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर चला गया हो, उसको और आगे उसी डायरेक्शन में धकेल दो ताकि वो बाहर निकल जाए दूसरे रास्ते से, ठीक है। तो प्रतिलोम निर्हरण होता है अर्वाचीन शल्य के लिए और अनुलोम निर्हरण होता है प्राचीन शल्य के लिए। निकालने अयोग्य शल्य कौन सा होता है?
विशल्यघन मर्म में स्थित अगर शल्य है तो उसको नहीं निकालना चाहिए, और निरुपद्रव शल्य है तो उसको नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, निरुपद्रव मतलब कि शल्य अंदर है शरीर के, लेकिन वो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा है विशल्यघन मर्म में अगर कोई शल्य है तो उसको अगर निकाल दिया तो पेशेंट के प्राण जा सकते हैं। तो विशल्यघन मर्म में अगर स्थित शल्य है तो उसको नहीं निकालना, निरुपद्रव शल्य है तो उसको नहीं निकालना। अदृश्य शल्य, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अपनी चिट पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चिट नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो अदृश्य शल्य जो होता है, जो शल्य नज़र नहीं आते हैं, तो उनको कंख मुख से निकालना चाहिए। ठीक है, और भृंग और उसके बाद शरारी वायस मुख यंत्र से निकालें। तो मेन आपने की पॉइंट याद रखना है कि अदृश्य शल्य जो होता है वो कंख मुख से निकाला जाता है। कंख मुख भृंगु शरारी वायस मुख यंत्र से निकालें। ठीक है, अदृश्य शल्य जो है मेनली कंख मुख से निकाला जाता है, बस आपने इतना याद रखना है। त्वचा आदि शल्यों को कैसे निकालना है? त्वक आदि शल्यों का निर्हरण। तो अगर त्वचा में शल्य है तो उसको संदंश यंत्र द्वारा निकाला जाता है। सुषिर स्थान पर शल्य है, मतलब कि अंदर से कोई ऐसा स्थान जो हॉलो है, ठीक है, जैसे कि ईयर का हमारा जो कैनाल होता है या फिर इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, तो उसको ताल यंत्र द्वारा निकालना चाहिए। आप इसमें ईयर का ही एग्जाम्पल याद रखिएगा कि ईयर में कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल चला गया, सुषिर है अंदर से, ईयर हॉलो है अंदर से, कैनाल जो है, तो उसको ताल यंत्र से निकालना चाहिए। जो आशय है, ठीक है, आशय जैसे अमाशय वगैरह, तो इसमें नाड़ी यंत्र का प्रयोग करना चाहिए शल्य को निकालने के लिए। मांसगत शल्य जो है, शस्त्र से मांस काट कर, ठीक है, शल्य हरण पश्चात उसका स्वेदन करें। तो मांस का शल्य है तो मांस को काटना पड़ेगा, शल्य को निकाल के उसका उस पार्ट का स्वेदन करना चाहिए। तो अभी तक हमने पढ़ा कि त्वचा में अगर शल्य है तो उसको संदंश यंत्र से निकालना चाहिए। सुषिर स्थान पर शल्य है तो उसको ताल यंत्र से निकालना चाहिए। आशय में शल्य है तो उसको नाड़ी यंत्र से निकालना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे हम एंडोस्कोपी करते हैं, ठीक है, एंडोस्कोपी करते हैं, आशयगत शल्य जो होता है, तो जो एंडोस्कोप है उसको हम नाड़ी यंत्र ही कहते हैं। ठीक है, ये जो स्कोप्स होते हैं इनको हम नाड़ी यंत्र में ही काउंट करते हैं। तो एंडोस्कोपी में जैसे बहुत सारे प्रोसीजर्स में हमने डायग्नोसिस के साथ साथ कोई शल्य भी निर्धारण करना होता है, तो उसमें हम नाड़ी यंत्र का प्रयोग करते हैं, एंडोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एंडोस्कोपी एक एग्जाम्पल है नाड़ी यंत्र का। नाड़ी यंत्र के अंतर्गत बहुत सारे स्कोप्स आते हैं। तो आशय में नाड़ी यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। मांस का शल्य में मांस को काटकर शल्य का निर्हरण कर लें, फिर पश्चात में स्वेदन करें। सिरा स्नायुगत शल्य जो होता है, सिरा स्नायु में श्लाका से शल्य को निकालना चाहिए। हृदयगत शल्य जो होता है तो हिम अम्बु से त्रसित कर शल्य को स्थान आंतरित कर निकालें। ठीक है, हिम अम्बु से त्रसित कर शल्य को स्थानांतरित कर निकालें। मतलब ठंडे पानी से पहले तो पेशेंट को थोड़ा सा ठंडा पानी से उसको त्रसित करना है, फिर उसके बाद शल्य को निकालना है, उस स्थान को लोकेट करके वहाँ से शल्य निकालना है। ठीक है, इसको हम जैसे कि एंजियोप्लास्टी के वे में भी ले सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे जो है इतना एडवांस टेक्निक्स नहीं होती थी जो आज की डेट में है, तो उन्होंने हिम अम्बु से त्रसित करके शल्य को स्थानांतरित करके निकालने को बोला है कि शल्य को लोकेट करना है, फिर उसके बाद उसको निकालना है हृदय के अंदर से। अस्थिगत शल्य निर्हरण कैसे होता है? तो उसमें क्या है कि मनुष्य को पैर से दबाकर, मतलब कि मनुष्य को पकड़ करके, फिर जो अश्व होता है, अश्व की दुम से शल्य को धनुष की डोरी से बांध कर, ठीक है, अश्व को चाबुक मारकर वह मुख ऊपर करता है और वो शल्य निकल जाता है। तो हमने क्या करना है कि मनुष्य को पहले कंट्रोल करना है, जो रोगी है उसको पैर से दबाना है ताकि वो भागे ना। फिर उसके बाद जो उसके अंदर शल्य है तो उसको हमने धनुष की डोरी से बांध देना है, और उस धनुष को हमने अश्व की घोड़े की दुम पे बांध देना है। अब घोड़ा जो है उसको हम चाबुक मारेंगे तो वो एकदम से ऊपर को उछलेगा, अपना सिर जो है ऊपर को करेगा, जिससे झटके से शल्य जो है बाहर निकल आएगा। ये एक टेक्निक थी उस टाइम पे, ठीक है, जिससे शल्य निकाला जाता था। फिर पक्वाशयगत शल्य निर्हरण, देखिए ये जो टेक्निक्स है ऑब्वियसली आज की डेट में एप्लीकेशन इसकी अप्लाई ये नहीं होती हैं। आजकल तो ऑपरेशन से भी ज़्यादा और भी मॉडर्नाइज्ड और भी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे कि लेज़र ऑपरेशंस आ गए हैं जिसमें हमें कट तक भी नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, तो ऐसी केस में हम लोग जो है ऑब्वियसली ये जो एडवांस टेक्निक्स है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल बेस से आपको, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते थे अस्थिगत शल्य। ठीक है,
तो प्रैक्टिकली नहीं लेकिन थ्योरेटिकली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पार्ट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे शल्य निकाला जाता था। पक्वाशयगत शल्य में कैसे निर्धारण किया जाता था? ऑब्वियसली विरेचन के द्वारा। ठीक है, पक्वाशयगत शल्य विरेचन के द्वारा। अब अगर दुष्ट वात है, विष स्तन्य रक्त जो है, ठीक है, इसको निकालना हो तो ऑब्वियसली श्रिंग द्वारा आचूषण करना चाहिए, सकिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो सक्शनिंग जो है उसके द्वारा दुष्ट वात, विष स्तन्य रक्त इन सबको निकालना चाहिए। कंठगत शल्य निर्हरण में क्या करना चाहिए? बिस जो होता है, कमल की जो डंडी होती है उसके आगे धागा बांध लेना है, फिर उसको कंठ में प्रवेश करवा के उस धागे को आगे से मतलब कि उसको शल्ले में आगे से फंसाकर फिर उसको बाहर निकालना है। ठीक है, बिस के साथ सूत के धागे को कंठ में प्रवेश कर शल्ले को धागे से फंसाकर निकालें। ठीक है, और फिर लाक्षा वगैरह है तो उसको गर्म शलाका से कंठ में से निकालना है। इसका जो डिटेल प्रोसीजर है वो मैं आपको सुश्रुत जी के सूत्र स्थान में बताऊंगी। फिलहाल आपको याद रखना है कि जो लाक्षा को गर्म शलाका से निकालना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो शल्य कंठ में प्रवेश कर गया है तो बिस के साथ सूत का धागा बांधना है, कंठ में प्रवेश करवाना है और शल्य को धागे में फंसाकर निकालना है। फिर मत्स्य कंटक जैसे कि मछली का कांटा है, ठीक है, उसको केश की गुच्छी को धागे में बांध कर, ठीक है, केश की गुच्छी को धागे में बांध कर फिर वामक द्रव्य के साथ निगलवा कर उसे खींच कर शल्य को निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बेसिकली हमने बालों का गुच्छा ले लेना है, उसको धागे से बांधना है और फिर उसके साथ पहले तो वामक द्रव्य भी उस जो है पेशेंट को कहना है कि उसको स्वॉलो करे, वामक द्रव्य को उसको उसने निगल लिया। फिर उसके बाद केश की जो गुच्छी होती है उसको धागे से बांधकर उसको कांटे में फंसाकर फिर उसको बाहर निकालना है। ठीक है, मत्स्य कंटक को केश की गुच्छी को धागे में बांधकर वामक द्रव्य के साथ निकलवा कर उसे खींचकर शल्य को निकालना है। तो आप मोटा मोटा समझ जाइए कि जो मछली का कांटा है उसमें केश की गुच्छी यूज़ होती है, फिर लाक्षा के लिए गर्म शलाका यूज़ होती है, कंठगत शल्य के लिए बिस के साथ धागा बांधा जाता है शल्य को निकालने के लिए, दुष्ट वात विष स्तन्य रक्त को श्रिंक के द्वारा आचूषण किया जाता है। ठीक है, ग्रास शल्य जैसे कि कोई बाइट है खाने की, ठीक है, वो रोटी की कोई बाइट अगर अड़ गई है तो पानी पीकर उसको धकेल देना चाहिए, मतलब निगल लेना चाहिए। ठीक है, और स्कंदघात, पान एवं स्कंदघात मतलब कि उसको सेम वही चीज़ है कि उसको निगल लेना चाहिए ताकि वो उसका घात प्रॉपर उसका जो है डाइजेशन हो जाए। फिर उसके बाद सूक्ष्म अक्षी व्रण शल्यानी, जो अक्षी में अगर कोई व्रण हो, कोई शल्य हो, ठीक है, शौम वाल जलैर हरेत, तो उसमें क्या करना चाहिए हमें, जो है बेसिकली उसको जल से निकाल देना चाहिए। सूक्ष्म अक्षी व्रण शल्यानी शौम वाल जल हरित, ठीक है, जल से उसको आइस को वॉश करके जल से उसको निकाल देना चाहिए। आप इतना याद रखिएगा। जल में डूबना, ठीक है, वाक शिर समायतम, क्या करना चाहिए, उसको सिर नीचा करके लंबा लटकाएं, फिर उसके बाद उसको वमन करवाना चाहिए, फिर उसके बाद उसके मुख तक काल राशि में उसको गाड़ना चाहिए। ठीक है, एक गड्ढे में उसको मुख तक गाड़ना चाहिए, गड्ढे में भस्म भर देनी चाहिए। तो उससे पहले हमने क्या करना है, सिर उल्टा करके उसको लंबा लटा के उसको वमन करा के जो भी वाटर उसके अंदर चला गया है उसको बाहर निकालना है, और जो भी रह गया है तो वो कैसे होगा, उसको मुख तक एक गड्ढे में गाड़ना है भस्म भर के। इसमें लिखा है वैसे काल राशि में गाड़ना है मुख तक उसको, ठीक है, ताकि जो भी बचा कुचा पानी होगा उसके शरीर में वो सोख कर लेगी वो भस्म। कर्ण में जल होने पर, कान में अगर पानी चल जाए तो तेल एवं जल को मथ कर कान में डालें। ठीक है, तेल और जल दोनों को मथ कर कान में डालें, जिससे कान से पानी निकल जाएगा। कर्णगत कीट जो होते हैं, तो कर्णगत कीट, कान में अगर कीड़ा चला जाए तो हमने क्या करना है, कीटे स्त्रोतो गते कर्णे पूर्ये लवणा अंबुना सुक्तेन व सुखोषणेन मृते क्लेह देहरो विधि। ठीक है, मतलब कि अब कीट अंदर चला गया है, कीड़ा अंदर चला गया है, वो हाथ तो आएगा नहीं, तो हमने एक जल में नमक मिलाकर उसको कान में भर देना है। ठीक है, तो अंदर ही वो मर जाएगा और फिर उसके बाद वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। कीटे स्त्रोतोगते कर्णे, कीट जो है कर्ण के स्त्रोत में चला गया। पूर्य लवणा अंबुना, कर्ण को पूरा पूर्ण कर देना है लवण अंबु से। सुक्तेन व सुखोष्णेन मृते, तो अपने आप ही वो सुखोष्ण लवण अंबु मतलब कि नमक वाले जल में
जो है मर जाएगा। क्लेह देहरो विधि, फिर उसके बाद उसको बाहर निकाल लेना है। शरीर में विलीन ना होने वाले शल्य, मतलब कि जो शरीर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे कौन से शल्य होते हैं? मृतिका, वेणु, काष्ठ, श्रृंग, ये सारे ऐसे शल्य होते हैं जो शरीर में विलीन नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं। मृतिका, वेणु, काष्ठ और श्रृंग। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आप जो है जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि उसी में से ही क्वेश्चन आता है। अगर आप बुक खोल करके लाइन टू लाइन पढ़ने बैठेंगे तो उसमें इतना टाइम चला जाएगा, और बाद में वो चीज़ आप इतना सारा रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे, और जिस चीज़ की रिवीजन नहीं कर पाएंगे उस पर इतना टाइम वेस्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रही हूँ वो सफिशेंट है, आप उसको अच्छे से पढ़िए। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ जब करेंगे तो बाकी बचे कुचे क्वेश्चंस जो है उसमें सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।